जी अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा एक बहुत ही अहम टॉपिक है आइटम एनालिसिस। आज हम ये डिस्कस करेंगे, इसकी एक और मतलब पोर्शन होगा, ये पार्ट वन आप समझ लें। तो ये कोई 15-20 मिनट का एक पार्ट है और उसके बाद इतने ही मिनट्स का एक और होगा जो कि कल होगा। कल मीन नेक्स्ट वर्किंग डे जो भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज हम आइटम एनालिसिस, ये आइटम एनालिसिस है क्या चीज? आइटम एनालिसिस is actually a statistical technique which is used for selecting and rejecting the items on the basis of difficulty value and discrimination power in a test। ये क्या जी? एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक। सबसे पहले तो आपको ये मालूम हो कि आइटम किसे कहते हैं। आइटम बेसिकली क्वेश्चन को कहते हैं। जो सवाल होता है किसी भी टेस्ट में, उसको हम आइटम कहते हैं। आइटम एनालिसिस यानी कि जो सवाल है उसका हमने एनालिसिस करना है, और इस एनालिसिस की बुनियाद पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये टेस्ट जो है डिफिकल्ट है या फिर इजी है। ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि यूज की जाती है किसी भी आइटम को। जब हम टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हम डिफरेंट आइटम्स सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो आइटम एनालिसिस की मदद से हम क्या करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को हम या तो रिजेक्ट करते हैं या फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि सिलेक्शन एंड द रिजेक्शन ऑफ आइटम इन अ टेस्ट, ये किस प्रोसीजर के तहत होती है जी? ये आइटम एनालिसिस के जरिए होती है। अब आइटम एनालिसिस में भी दो चीजें होती हैं, एक होती है डिफिकल्टी वैल्यू और एक होती है डिस्क्रिमिनेशन पावर। मतलब ये है कि ये जो आइटम एनालिसिस की जाती है, ये डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेशन पावर की बुनियाद पर की जाती है। आप आइटम का डिफिकल्टी वैल्यू भी मालूम करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन भी मालूम करते हैं। अब डिफिकल्टी वैल्यू और चीज है, डिस्क्रिमिनेशन पावर एक और चीज है। आज हमने जो चीज पढ़नी है वो डिफिकल्टी वैल्यू सिर्फ पढ़नी है, डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है वो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें होगा। तो एक दफा फिर अब हम इसको देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन या इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आइटम एनालिसिस इज एक्चुअली अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक which is used for selecting and rejecting the items on the basis of difficulty value and discrimination power in a test। डिफिकल्टी वैल्यू हमें ये बताती है कि कोई टेस्ट कितना डिफिकल्ट है या कितना इजी है, और डिस्क्रिमिनेशन पावर हमें ये बताती है, डिस्क्रिमिनेट करती है किन में, सुपीरियर्स और इंफीरियर्स में। लो आप कह सकते हैं हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स के दरमियान जो प्रोसेस जो डिस्क्रिमिनेट करता है उसको हम डिस्क्रिमिनेशन पावर कहते हैं। तो इन दोनों की बुनियाद पर डिसाइड किया जाता है कि हमने कोई आइटम टेस्ट में शामिल करनी है या नहीं करनी। चलें जी, आगे चलते हैं हम। पर्पस ऑफ आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस का पर्पस क्या होता है जी? टू सिलेक्ट मोस्ट सूटेबल आइटम्स फॉर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ अ टेस्ट। आइटम एनालिसिस करने का एक मकसद ये है कि आपका जो फाइनल टेस्ट बनेगा उसके लिए आपने मोस्ट सूटेबल, मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम्स जो है वो आपने सिलेक्ट करनी होती है। यानी कि आपने डिफिकल्टी वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी मालूम कर लेते हैं, और ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं? आइटम एनालिसिस में। तो जब आप डिफिकल्टी लेवल और डिस्क्रिमिनेशन पावर मालूम कर लेते हैं तो उस बुनियाद पर आप ये डिसाइड करते हैं कि हमने इस आइटम को टेस्ट में रखना है या नहीं रखना, या इसको मजीद थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है। टू नो द डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ अ टेस्ट, यानी कि आइटम एनालिसिस का एक मकसद ये भी है ताकि हमें किसी भी टेस्ट या उसमें जो शामिल आइटम्स हैं
उसका डिफिकल्टी वैल्यू हमें मालूम हो सके, उसकी डिफिकल्टी वैल्यू हम जान सके। टू नो डिस्क्रिमिनेशन पावर, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स, यही इसका काम है। डिस्क्रिमिनेशन पावर का काम ही यही है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर देता है, फर्क कर देते हैं, एक आप कह लें कि डिफरेंशिएट कर देता है लो अचीवर्स और हाई अचीवर्स की जो परफॉर्मेंस है उनको मद्देनजर रखकर उनमें डिस्क्रिमिनेशन कर देता है। पता चल जाता है कि कौन लो, कितने लो अचीवर्स हैं और कितने हाई अचीवर्स हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेट करना ही जो है ये डिस्क्रिमिनेशन पावर कहलाता है। और इसका एक मकसद ये हो सकता है टू मॉडिफाई द टेस्ट आइटम्स, यानी कि जब आपको मालूम हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन पावर देखकर या उसकी डिफिकल्टी वैल्यू मालूम करके, जब आपको पता चल जाता है कि ये आइटम जो है बहुत ही डिफिकल्ट है, इसमें तो इसका डिफिकल्टी जो वैल्यू है वो बहुत ही आप कह लें कि हाई आ रही है, तो टेस्ट क्या है कि बहुत ही डिफिकल्ट है, तो उसको आप मॉडिफाई कर देते हैं। या आप कहते हैं कि टेस्ट बहुत ही, जो आइटम है टेस्ट आइटम वो बहुत ही इजी है, तो फिर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब आप टेस्ट में से निकाल देते हैं कि इस आइटम को हमने टेस्ट में शामिल ही नहीं करना। अगला इसका एक जो पर्पस हो सकता है वो है जी टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट प्रॉपरली इजी टू डिफिकल्ट, यानी कि आपका जो फाइनल मुसद्दा होगा, फाइनल ड्राफ्ट होगा जो टेस्ट के लिए, उसको तैयार करना इजी टू डिफिकल्ट, आसान से मुश्किल की जानब के असूल को मद्देनजर रखते हुए। मजीद भी इसके आप पर्पसेस बना सकते हैं कि इससे टेस्ट कंस्ट्रक्शन में आपको जो है महारत हासिल होती है। एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आइटम आइटम एनालिसिस की मदद से आप एक वेल स्टैंडर्डाइज्ड जो है टेस्ट बना सकते हैं और इसकी बेशुमार आप पर्पसेस जो है वो बना सकते हैं या आपको मिल सकते हैं। अब इसके स्टेप्स आपने देखने हैं, आइटम एनालिसिस के जो स्टेप है, अरेंज द स्कोर इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। स्कोर्स यानी कि जो टेस्ट के जो आइटम्स के जो रिजल्ट्स हैं उनको आपने, टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं। फिर आपने क्या करना है, अरेंज द 27% ऑफ द स्कोर्स आउट ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स, यानी कि आपने क्या करना है कि दो ग्रुप बना लेने हैं, एक हाई अचीवर्स का और एक लो अचीवर्स का। अब आपने 20 जो हाई अचीवर्स हैं उनमें से 27% स्टूडेंट्स या 27% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो हाई अचीवर्स वाले ग्रुप में है उनको अलग कर लेना है, और इसी तरह 27% बॉटम से ले लेने हैं। 27% कौन से हो जाएंगे, हाई अचीवर्स, और 27% कौन से हो जाएंगे, लो अचीवर्स। फिर आपने क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ राइट आंसर इन द हाईएस्ट ग्रुप। अब उन 27% में से आपने देखना है कि कितने लोगों ने, जो हाई अचीवर्स हैं, 27 जो हाई अचीवर्स हैं उनमें से आपने ये देखना है कि कितने स्टूडेंट्स ने, कितने इंडिविजुअल्स ने राइट जवाब दिया है। काउंट द नंबर ऑफ राइट आंसर। फॉर एग्जांपल ये 27 है तो 20 ने राइट आंसर किया है, 15 ने किया है, कितने, वो आपने नंबर नोट कर लेने। फिर बिल्कुल उसी तरह आपने काउंट द नंबर ऑफ राइट आंसर इन द लोएस्ट ग्रुप। ये आर एच स्टैंड फॉर राइट आंसर या राइटली आंसर्ड फ्रॉम द हाईएस्ट ग्रुप, और आर एल राइटली आंसर्ड इन द लोएस्ट ग्रुप या लो ग्रुप। आपने दो ग्रुप बनाए, एक ग्रुप आपने हाई अचीवर्स का बना। सबसे पहले आपने क्या किया, रिजल्ट्स जो आपके पास आए किसी भी टेस्ट के जो रिजल्ट आपने बनाया उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। उसके बाद आपने उसमें से 27% जो है, सबसे पहले आपने उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट लिखा, उसके बाद आपने दो ग्रुप बना लिए, हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के। फिर आपने 27% जो है, मतलब 27% जो आपने इंडिविजुअल हैं या स्टूडेंट्स आप कह लें, उनको आपने हाईएस्ट ग्रुप में से निकालना है, और 27% ही आपने उठाने हैं जी बॉटम से, यानी कि लोएस्ट जो
जो ग्रुप है या अचीवर्स, लोएस्ट अचीवर्स का जो ग्रुप है 27% स्टूडेंट्स उसमें से लेने। फिर इसी तरह दोनों के जो आपने राइट आंसर है वो देखने हैं कि हाईएस्ट जो 27 है उसमें कितनों ने राइटली आंसर किया है। फिर आपने देखने हैं कि जो लोअर या लोएस्ट ग्रुप है उसमें से कितनों ने राइटली आंसर किया हुआ है। फिर क्या करना है, काउंट द नॉन रिस्पॉन्स एग्जामिनी। नॉन रिस्पॉन्स मीन्स कि वो लोग जिन्होंने कोई जवाब सवाल अटेम्प्ट ही नहीं किया। इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि इसमें एक एक आइटम को एनालिसिस किया जा रहा है। एक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 है तो क्वेश्चन 1 के बारे में देखा जाएगा कि इस 27% में से इस एक क्वेश्चन को 27% में से कितने लोगों ने उस एक क्वेश्चन का सही जवाब दिया है हाईएस्ट अचीवर्स में से। इसी तरह नीचे वाले जो 27% है इनका उन उस क्वेश्चन नंबर 1 इन 27% में से कितनों ने उस क्वेश्चन नंबर 1 का राइटली आंसर किया है। इसी तरह फिर आगे क्वेश्चन 2 देखा जाएगा, क्वेश्चन 3 देखा जाएगा। मतलब एक एक आइटम की जो आइटम एनालिसिस की जाती है। और ये मैंने नॉन रिस्पॉन्स आपको बता दिया है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते, वो छोड़ देते हैं, तो इसको भी आपने काउंट कर लेना है। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो मजीद आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब इसमें जो प्रोसेस होता है वो एक ये कहलाता है, अभी हमने पीछे 27% हमने देखा है तो वो 27% ही क्यों। डाइकाटोमाइजेशन जो है, डाइकाटोमाइजेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग हायर स्कोर ग्रुप एंड द लोअर स्कोर ग्रुप। जैसा कि पीछे हमने पढ़ा है कि दो ग्रुप बनाने हैं, एक हाईएस्ट अचीवर ग्रुप और दूसरा लोएस्ट अचीवर ग्रुप। तो ये जो लोअर या हायर ग्रुप बनाना है यही डाइकाटोमाइजेशन है। ये किसके मुताबिक है, एज पर द कैलेज मेथड, कैलेज के मेथड के मुताबिक ये डाइकोटोमाइजेशन करनी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्टेन्ड स्कोर्स वी हैव टू जी on the basis of the obtained scores we have to consider only the top and the bottom percentage in any of the following manner। यानी कि दर्ज झैल जो तीन तरीके हैं इनमें से कोई एक मेथड, कोई एक तरीका अडॉप्ट करके आपने हाईएस्ट और लोएस्ट का ग्रुप बना लेना है। यानी कि पहले नंबर 1 क्या है जी मेथड, कंसीडर द टॉप 25% एंड द बॉटम 25% और डिस्कार्डिंग द मिडल 50% केसेस। फॉर एग्जांपल 100 नंबर का 100 स्टूडेंट्स का आप कह सकते हैं कि एक आपने टेस्ट लिया, उसमें आपने एक हाई अचीवर्स जो है 25%, मतलब 25 स्टूडेंट्स हाई अचीवर्स में से आ गए और 25 ही आ गए उसमें लोएस्ट अचीवर्स में से। डिस्कार्डिंग द मिडल 50, जो दरमियान वाले 50 है उनको आपने छोड़ देने हैं। इसी तरह ये कंसिडर द टॉप 33 एंड बॉटम 33, डिस्कार्डिंग द मिडल 34। फिर कंसिडर ये वाला जो है ना टॉप 27, मोस्टली इसको रेकमेंड किया जाता है। अक्सर बुक्स में आपको ये वाली चीज लिखी हुई मिलेगी, ये वाला फार्मूला, यानी कि 27% आपने सिलेक्ट करना है। ये जो मोस्टली आप कह लें कि रिकमेंडेबल है या रिकमेंडेड है 27%, कंसिडरिंग द टॉप 27% एंड द बॉटम 27%। यानी कि 27% आपने जो हाईएस्ट अचीवर्स हैं उनमें से ले लेना है और 27% ही आपने बॉटम से ले लेना है, और बाकी जो है मिडल वाले 46 इनको आपने इग्नोर कर देना है। आइटम एनालिसिस इज यूजुअली डन फॉर बोथ द डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर। ये जैसा कि पहले हमने बता चुका है कि आइटम डिफिकल्टी में इन दोनों चीज़ों की बुनियाद पर ये किसी भी आइटम के बारे में डिसाइड किया जाता है कि हमने उसको रिजेक्ट करना है या सिलेक्ट करना है। तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक है आइटम डिफिकल्टी वैल्यू और दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन पावर।
डिफिकल्टी वैल्यू हमें ये बताती है कि कोई आइटम जो है वो कितनी आसान है या कितनी मुश्किल है। डिस्क्रिमिनेशन पावर, ये डिस्क्रिमिनेट करती है बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर। आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट जो अचीवर्स हैं उनके दरमियान और लोअर अचीवर्स के दरमियान, ये डिस्क्रिमिनेशन पावर का काम होता है। तो हम आज जो चीज पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हम पढ़ रहे हैं डिफिकल्टी वैल्यू। अब डिफिकल्टी वैल्यू क्या है? द डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ एन आइटम is defined as the proportion or percentage of the examinees who have answered the item correctly। यानी कि ये हमें कोई तनासब या परसेंटेज बताती है एग्जामिनीज का, स्टूडेंट्स का, पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने जो आइटम है उनका करेक्ट आंसर किया है, उनका परसेंटेज बताती है कि कितने लोगों ने किसी आइटम को करेक्टली या राइटली आंसर किया है। तो ये इसका हमें पता चलता है डिफिकल्टी वैल्यू से। तो इस डिफिकल्टी वैल्यू की बुनियाद पर ही हम टेस्ट में जो आइटम्स शामिल करते हैं, सिलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अब इसका आपने फार्मूला देख लेना जी। ये देखें जी, फार्मूला टू नो डिफिकल्टी वैल्यू। ये डी वी स्टैंड, ये दो फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं। नंबर वन है कि डी वी इज इक्वल टू आर एच प्लस आर एल डिवाइडेड बाई एन एच प्लस एन एल। अब इसमें देखें ये डीवी क्या है? डीवी मींस के डिफिकल्टी वैल्यू। आप इसको डिफिकल्टी इंडेक्स भी कह सकते हैं, डिफिकल्टी वैल्यू या डिफिकल्टी इंडेक्स एक ही बात है। आर एच मीन्स राइटली आंसर्ड इन द हाईएस्ट ग्रुप। यानी कि आर एच क्या है? वो लोग जिन्होंने हाईएस्ट ग्रुप में से राइटली आंसर किया है, ठीक जवाब दिया है। किस ग्रुप में से? हाईएस्ट ग्रुप में से। हमने दो ग्रुप बनाए ना, जैसा कि पिछली स्लाइड्स पर हम पढ़ कर आए कि आपने दो ग्रुप बनाने हैं, एक हाईएस्ट ग्रुप और दूसरा लोएस्ट ग्रुप। तो आर एच क्या है? राइटली आंसर्ड इन द हाईएस्ट ग्रुप। वो लोग जिन्होंने हाईएस्ट ग्रुप में से राइटली आइटम्स को आंसर किया, प्लस आर एल राइटली आंसर्ड इन द लोएस्ट ग्रुप। वो लोग जिन्होंने लोएस्ट ग्रुप में से राइटली आंसर किया। आगे आ जाते हैं एन एच, नंबर ऑफ एग्जामिनीज इन द हाईएस्ट ग्रुप। यानी कि ये टोटल कितने हैं आर एच, ये टोटल कितने हैं वो आपने बताना है। नंबर ऑफ एग्जामिनीज इन द हाईएस्ट ग्रुप प्लस एन एल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इन द लोएस्ट ग्रुप। लास्ट पे है जी नंबर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स एग्जामिनीज, यानी कि वो लोग जिन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, सवाल अटेम्प्ट किया ही नहीं। अब उसके लिए फार्मूला क्या है? सिर्फ ये देखें लास्ट पर माइनस एन आ रहा है। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी भी सवाल, किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी सवाल नहीं छोड़ा होता, सभी ने अटेम्प्ट किया होता है आइटम को, तो तब तो ये फार्मूला होगा। जब मतलब नॉन रिस्पॉन्स मौजूद ना हो, सभी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, आइटम अटेम्प्ट की हो, सभी ने कोई ना कोई जवाब दिया हो, तो तब ये फार्मूला होगा। अदरवाइज अगर किसी जगह पर आप मतलब ये आइटम एनालिसिस कर रहे हैं, तो कोई किसी एक आइटम पर आप देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो वो नंबर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स एग्जामिनीज आ जाएगा। तो ये सारा जो जवाब आपका आ रहा है, उसमें से जस्ट आपने ये माइनस कर देना है। मतलब आपके ये वाली जो चीजें हैं, टोटल नंबर, इनमें से आपने वो माइनस कर देना है एन आर। आगे हम देखेंगे फार्मूले में, इसकी एग्जांपल्स में, तो मजीद क्लियर हो जाएगा जी। अब हमने कैलकुलेशन ऑफ डिफिकल्टी वैल्यू कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल आपने एक टेस्ट लिया है जी, आप कह सकते हैं 100 नंबर का। तो उसमें क्या है, 27% हाई अचीवर्स, 100 स्टूडेंट्स आप कह लें, और 100 नंबर का आपका एक टेस्ट है। तो आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं जी? 100।
स्टूडेंट्स कितने हैं 100। ये एक मैंने ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन 1। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि इसमें एक एक आइटम, एक एक क्वेश्चन का, एक एक जो सवाल है आपका, उसकी एनालिसिस, उसका एनालिसिस किया जाता है, एक एक आइटम की डिफिकल्टी वैल्यू मालूम की जाती है। तो इसमें सपोज हमने ये किया कि ये फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 1 है, टोटल आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 100 स्टूडेंट्स है। अब हमने क्या किया, ये क्वेश्चन है, ये उसकी ऑप्शन है ABCD, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 100 स्टूडेंट्स है, तो हमने क्या किया, उसके दो ग्रुप बना लिए। तो फार्मूले के मुताबिक हमने क्या किया, एक ग्रुप हमारे पास हाई अचीवर्स के और दूसरा लो अचीवर्स के। एक ग्रुप लो अचीवर हाई अचीवर्स के और दूसरा लो अचीवर्स के। अब हमने ये देखना है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 को इन इस हाईएस्ट अचीवर्स में से जो 27 है, कितनों ने राइटली आंसर किया है, और जो लो अचीवर्स हैं 27, इनमें से कितनों ने राइटली आंसर किया हुआ है। फिर उसके बाद फार्मूले के मुताबिक हम इसका डिफिकल्टी इंडेक्स मालूम करेंगे। सपोज हमारे पास जो 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 हमने उसमें से 27% निकाल लिए हाई अचीवर्स के, और 27% हमने निकाल लिए लो अचीवर्स के। तो ये टोटल हमारे पास कितने आ गए, 54। टोटल 54 आ गए। अब ये जो हाई अचीवर्स है, 27 हाई अचीवर्स है, ये जो है ऑप्शन हमारी, आप कह सकते हैं ऑप्शन, ये सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 30 इधर बी, हमने इस जो मैंने जो ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें जो बी ऑप्शन है, ये हमने कंसीडर की हुई है, बी इज सपोज टू बी अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो 30 है, ये हमारा जो एक कॉलम है, ये आगे चला गया। ये बेसिकली इसको इधर समझे, ये मैं आपको करेक्ट करके बाद में सेंड कर दूंगा। ये 30 यहाँ पर है जी, बात क्लियर होगी। ये वाला 30 आप इसको इधर समझिए, यानी कि ये टोटल हुआ है 20 + 10। अब हमारे पास आप कह सकते हैं इस, ओके जी, तो ये 30 इधर आना है। तो मैं ये बात बता रहा था कि हमारे पास 27 स्टूडेंट्स है, ये एक क्वेश्चन है, ये उसकी ऑप्शन है, और बी ऑप्शन जो है वो हमारी ठीक है। अब जो हाईएस्ट अचीवर्स हैं वो 27 है, इन 27 में से कितनों ने राइटली आंसर किया। आप देखिए 3 जो है उन्होंने ए पर टेक किया हुआ है, और 20 ने बी पर टेक किया हुआ है, एक ने सी पर टेक किया हुआ है, और एक ने डी पर टेक किया हुआ है। और ओमिटेड या नॉट अटेम्प्टेड कोई भी नहीं है, यानी किसी ने भी इसको खाली नहीं छोड़ा। ये 3 और 1 4, और 4 और 3 7, यानी कि टोटल कितने हो गए 20, ये 27 टोटल हो गए। 3 ने ए को मतलब रिस्पॉन्स किया, 20 ने बी पर, एक ने सी पर, 3 ने डी पर, और नॉट अटेम्प्टेड कोई भी नहीं। तो इस तरह जो हाईएस्ट अचीवर्स हैं 27 में से, उनमें से 20 ने इसका राइटली आंसर किया हुआ है। और उसके बाद जो लोएस्ट अचीवर्स हैं 27, उनमें से देखें 12 ने जो है वो ए पर किया है, 10 ने जो है बी पर, जो कि ठीक है, उस पर किया है, और 3 ने सी पर किया है, और 4 ने डी पर किया है। और इनमें से भी किसी ने, कोई ऐसा नहीं है कि जिसने ये ओमिट कर दिया हो, या इसको रिस्पॉन्स ना किया हो, या इसको अटेम्प्ट ना किया हो। लोएस्ट अचीवर्स में से भी कोई भी ऐसा नहीं है। तो अब आपने क्या करना है कि फार्मूला, ये हमारे पास वही फार्मूला है, इस फार्मूले पर अब आपने इन सारी वैल्यूज को रखना है। अब ये देखिए, हाईएस्ट अचीवर्स में से 20 ने राइटली आंसर कर दिया, और लोएस्ट अचीवर्स जो 27 है, उनमें से 10 ने राइटली आंसर कर दिया। तो ये 10 और 20 30, ये वाला जो 30 है, ये मैंने वर्ल्ड में बनाकर स्क्रीन शॉट लिया था, इसलिए वो अभी एडिट नहीं हो रहा, तो इसको मैं बाद में एडिट करके इधर कर दूंगा। तो ये 10 और 20, ये वाले 30 है, इधर है। इन 30 को आपने इधर कंसिडर करना है जी, 10 और 20 30। अब इन सारी वैल्यूज को आप इस फार्मूले पर रखें जी। हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था जी, डिफिकल्टी वैल्यू जो है वो बराबर है RH+RL। RH मीन्स राइटली आंसर्ड फ्रॉम द हाईएस्ट ग्रुप, प्लस राइटली आंसर्ड फ्रॉम द लोएस्ट ग्रुप। अब ये देखें जी, दोनों का आपने जमा कर दिया,
ये राइटली आंसर्ड जो है फ्रॉम दी हाईएस्ट वो कितने हैं जी? 20। 20 और लोएस्ट में से कितने हैं? 10। 10 और 20 कितने होगा जी? 30। 10 और 20 कितने होगा जी? 30 डिवाइडेड बाई NH प्लस NL, यानी कि नंबर ऑफ हाईएस्ट अचीवर्स प्लस नंबर ऑफ लोएस्ट अचीवर्स। और ये देखें दोनों नंबर्स को आप टोटल करें कितने बन रहे हैं? हाईएस्ट अचीवर्स भी 27 है और लोएस्ट भी 27 है, तो ये 54 बन गया। अब आपने इस इट मीन्स कि आपने जो आपके पास वैल्यू आई है 30 उसको डिवाइडेड बाई 54, तो ये आपका आंसर आ जाएगा पॉइंट 0.5 है। सॉरी ये भी इसमें मिस्टेक है, ये पॉइंट 0.55 है। हाँ जी ठीक है, 0.55 है। तो ये आपका जो है इसकी डिफिकल्टी वैल्यू आ गई। अब आगे जाकर हम देखेंगे कि क्या ये इस डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग, इस डिफिकल्टी वैल्यू के मुताबिक जो आपका जो ये आइटम है क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये इजी है या डिफिकल्ट है या वेरी डिफिकल्ट। तो क्या हम इसको टेस्ट में रखेंगे और आगे जो लेटर बाद में हम टेस्ट लेंगे उसमें शामिल करें या इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो ये हम आगे देखते हैं जी। डिफिकल्टी एंड इजी आइटम्स अकॉर्डिंग टू डिफिकल्ट एंड इजी आइटम्स अकॉर्डिंग टू डिफिकल्ट वैल्यू, यानी कि डिफिकल्टी वैल्यू के मुताबिक कौन सी आइटम डिफिकल्ट है और कौन सी इजी है। इफ द डिफिकल्टी वैल्यू इज लो या लोअर कह लें, देन द आइटम विल बी डिफिकल्ट। अगर आपकी डिफिकल्टी वैल्यू नीचे की जानब जा रही है, लोएस्ट है या लो है, तो आपकी जो आइटम है, टेस्ट आइटम है, वो डिफिकल्ट होगी। ये याद रखना है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी डिफिकल्टी वैल्यू आ रही है जी 0.9, 0.9, it means only 9% students answered rightly, which means the item is too difficult। यानी कि अगर आपकी डिफिकल्टी वैल्यू 0.9 आई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 9% स्टूडेंट्स ने, 100 में से सिर्फ 9 बच्चों ने उस आइटम का वो सही जवाब दे सके हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि वो जो आइटम है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। इसी तरह इफ द डिफिकल्ट वैल्यू इज हाई, अगर डिफिकल्टी वैल्यू जो है वो हाई होती जाएगी, तो आपका जो टेस्ट आइटम है वो बहुत इजी होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो डिफिकल्टी वैल्यू है वो 0.87 है, 0.87। इट मीन्स कि आपके जो 87% स्टूडेंट्स हैं, 87% स्टूडेंट्स जो है उन्होंने इसका राइटली आंसर किया। अब यहाँ पर देखें कि ज्यादा तादाद में स्टूडेंट्स आइटम को आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेस्ट आइटम है ये बहुत ही इजी है। तो इससे क्या साबित हुआ कि अगर तो आपकी जो डिफिकल्टी वैल्यू है वो लो हो रही है, लो जा रही है, जितनी ज्यादा वो लो होगी टेस्ट आइटम उतना डिफिकल्ट होगा। और अगर डिफिकल्टी वैल्यू हाई होगी तो वो टेस्ट आइटम बहुत ही इजी होगा। अब ये देखें जी, इसके मुताबिक हमने देखना है। तो अगर तो आपकी जनाब डिफिकल्टी वैल्यू 0.20 से लेकर 0.30 तक है, तो ये मोस्ट डिफिकल्ट है। ये क्या है? मोस्ट डिफिकल्ट है। तो अगर मोस्ट डिफिकल्ट है तो यानी कि सिर्फ 20 से 30 स्टूडेंट्स इसको हल कर पा रहे हैं। इससे 20 या 30 से जो लेस देन, इससे आप कह लेंगे नीचे होगी, तो वो तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो लिहाजा ये 20 से 30 के दरमियान आ रही है। 0 पॉइंट, ये याद रखना है, 0 पॉइंट, ये 0 से 100 के दरमियान जो है रेंज करती है जी। 0.20 से लेकर 0.30 तक है, तो इसका मतलब जो है ये टेस्ट आइटम बहुत ही डिफिकल्ट है, लिहाजा इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, इस आइटम को हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम टेस्ट में शामिल नहीं करेंगे। और अगर आपकी जो डिफिकल्टी वैल्यू है वो 0.30 से 0.40 तक है, इट मींस डिफिकल्ट। तो ये क्या है? ये डिफिकल्ट है, लेकिन इसको हम शाम मोस्ट डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है, इसको हम शामिल करेंगे। इससे लेस जो है ना, ये 30 से लेस, बल्कि ये इससे लेस
0 इससे लेस जो डिफिकल्टी वैल्यू होगा वो हम कंसीडर नहीं करते, वो मोस्ट डिफिकल्ट होता है, और ये वाला एक्सेप्टेबल होता है। तो ये डिफिकल्ट है लेकिन ये एक्सेप्टेबल है। इसी तरह 0.40 से लेकर 0.60 तक मॉडरेट डिफिकल्ट है, यानी कि ना ज्यादा आसान है और ना ही ज्यादा मुश्किल है। इसी तरह 0.60 से 0.70 तक क्या है कि इजी है। अब ये देखिए जितनी ज्यादा आपकी डिफिकल्टी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, आपका टेस्ट आइटम इजी होता जा रहा है। जितना मतलब आपकी डिफिकल्टी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, टेस्ट आइटम डिफिकल्ट होता जाएगा। तो 70 से 80 वाला जो है ये मोस्ट इजी है, इसको भी शामिल नहीं करना, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट भी शामिल नहीं किया। और ये टेस्ट कंस्ट्रक्शन का आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल है कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाने के लिए आपने इन बातों को मद्देनजर रखना है कि ना तो आपने मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस या आइटम्स शामिल करनी होती है और ना ही मोस्ट इजी। और इसका पता हमें कैसे चलता है? आइटम एनालिसिस से। आइटम एनालिसिस के अंदर डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेशन पावर मालूम करके। तो अभी हम ये देख रहे हैं आइटम सॉरी डिफिकल्टी वैल्यू। डिफिकल्टी वैल्यू हमने पढ़ा है, तो उसके मुताबिक हमने ये देखे हैं कि कितनी डिफिकल्टी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो टेस्ट आइटम होती है वो कितनी डिफिकल्ट होती है, और उसको हमने टेस्ट आइटम में शामिल करना है या नहीं, ये चीज हमको ये वाली बात बता रही है। जी ये आप आज हमारा जो है एक टॉपिक जो है ये कंप्लीट हुआ है जी, जो कि आइटम एनालिसिस है। आइटम एनालिसिस क्या है कि वो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसके जरिए आप ये जानते हैं, आप ये डिसाइड करते हैं कि किसी टेस्ट आइटम को आपने रिजेक्ट करना है या सिलेक्ट करना है टेस्ट के लिए। किस बेस पर? डिफिकल्टी वैल्यू पर, डिफिकल्टी वैल्यू की बुनियाद पर, या डिस्क्रिमिनेशन पावर की बुनियाद पर। तो आज हमने जो बेसिकली चीज डिस्कस की है वो सिर्फ हमने डिफिकल्टी वैल्यू डिस्कस की है। अभी दूसरी चीज जो है हमारी वो डिस्क्रिमिनेशन पावर रहती है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है हमारी क्लास जब होगी मंडे को, तो उस दिन हम ये डिस्क्रिमिनेशन पावर, या अगर हम कल कोई टाइम मिला तो इसमें वो छोटी सी एक वीडियो 10-15 मिनट की वो बन जाएगी, तो वो मैं आपको वो कल ही करवा दूंगा, अदरवाइज वो मंडे को करवा दूंगा। यानी कि दूसरी चीज इसमें क्या है? डिस्क्रिमिनेशन पावर है। तो इसके साथ जी आज का हमारा ये एक अगरचे एक मुख्तसर सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत ही अहम है आपके टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवेल्युएशन वाले टॉपिक में। तो इसमें जो आपकी ऑब्जेक्टिव वाइज जो चीज़ें हैं वो आपने देख लेनी है, तो ये भी आपके जो टेस्ट है उसमें भी ये भी शामिल होगा जी। जी एनी क्वेश्चन? ऑलरेडी क्लियर था जी। यू आर सेइंग दैट एवरीथिंग इज क्लियर। तो क्या ये ऑलरेडी क्लियर था या अभी क्लियर हुआ? जी ठीक हो गया। तो बाकी इसको मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि आज मैंने ये सडन ये मतलब स्टार्ट किया तो बहुत कम पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया। अच्छा जी, कोई बात नहीं जी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हम मतलब बहुत एक तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ये दूसरा टॉपिक है, अगरचे हमारा एक इस और भी टॉपिक रहता है, मतलब इसके अंडर जो हमारा एक सब टॉपिक है वो अब ये हमारा एक रह गया डिस्क्रिमिनेशन पावर, और एक पिछले दिनों से हमारा पेंडिंग चला आ रहा है सोलो टेक्सोनमी। ये हम अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें एक ही दिन हम कर लेंगे। पहले हम ये डिस्क्रिमिनेशन पावर करेंगे और उसके बाद सोलो टेक्सोनमी।
और इस तरह ये कंप्लीट होगा। और साथ मैंने आपका टेस्ट जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने इस टॉपिक के हवाले से, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्युएशन के हवाले से आपके पास जितनी भी बुक्स हैं, उन बुक्स में से इस टॉपिक को आप क्लियर कर मतलब प्रिपेयर कर लें। टेस्ट में आपका स्टैट भी शामिल है, जो स्टैट वालों ने करवाया है, स्टैट वाला पोर्शन भी शामिल है। और प्लस जितना भी इसमें टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, एवेल्युएशन, क्वालिटीज ऑफ गुड टेस्ट, जो कुछ मैंने करवाया है या जो कुछ स्टैट वालों ने करवाया है, और या अभी आगे एक दो लेक्चर्स होंगे, तो इन सारी चीज़ों पर मुश्तमिल वो पूरे 100 नंबर का आपका एक मॉक टेस्ट हो जाएगा। और उसमें भी 20 मार्क्स जो है वो जीके के भी रखे जाएंगे। ओके जी। जी ठीक है जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज।